गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो है भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश प्रभाव। पिछले वीडियो में मैंने भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश प्रभाव के बारे में बताया था। पहला था अखिल भारतीय सेवाएं एवं अन्य लोक सेवाएं, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय रेवेन्यू सर्विसेज इत्यादि के बारे में बताया था कि इन सेवाओं के ऊपर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव है। भारत में आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईआरएस ये सेवाएं हैं। ये ब्रिटिश परंपरा की देन है, क्योंकि भारत में पहले ब्रिटिश शासन था और उसी की वजह से इन सेवाओं की स्थापना की गई थी, जिसका विस्तार से मैंने आपको पूर्व में बता दिया है। दूसरा था सचिवालय व्यवस्था, सेक्रेटरीट सिस्टम। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च अधिकारी सचिवालयों में बैठकर राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का निर्माण करते हैं, जिनका मुख्य काम मंत्रियों को सलाह देना होता है। यह भी ब्रिटिश शासन व्यवस्था की देन थी। तीसरा बताया था नौकरशाही की कठोर कार्य प्रणाली। ब्यूरोक्रेसी आज भी और पहले भी हमारे देश में हावी थी और ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से ही समस्त शासन व्यवस्था का संचालन होता है। यह भी ब्रिटिश शासन की देन थी। चौथा मैंने आपको बताया था संघीय व्यवस्था तथा राष्ट्रीय एकता। इसमें यह होता है कि शासन संचालन को केंद्र तथा प्रांतीय या राज्य स्तर पर विभाजित करके संघीय ढांचे की शुरुआत ब्रिटिश शासन में हो चुकी थी, जो वर्तमान में भी प्रचलित है। वर्तमान शासन व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था है इंडिया में, और संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के आधार पर किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसी प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा तथा एकता के महत्वपूर्ण कार्य जैसे सेना, विदेशी संबंध, रेलवे, डाक तार एवं दूरसंचार इत्यादि केंद्र सरकार को सौंपे गए, ताकि प्रांतीय स्तर पर असमानता के कारण खतरा उत्पन्न न हो। प्रशासनिक कार्य या विषयों को संघीय, प्रांतीय तथा समवर्ती सूचियों में विभाजित किया गया है, जो 1935 के शासन अधिनियम से प्रभावित है। यद्यपि भारत संघीय व्यवस्था वाला देश है, फिर भी इकहरी नागरिकता, राज्यों में राज्यपाल का केंद्र द्वारा मनोनयन तथा केंद्र के अधिक अधिकार विचित्र संघीय व्यवस्था सिद्ध करते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय एकता की भावना भी ब्रिटिश शासन की देन है, क्योंकि ब्रिटिश शासन के द्वारा जो कार्य किए गए थे उससे भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हुई। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज के वीडियो में इसी को कंटिन्यू करते हुए 5वीं जो विशेषता है वो है कमेटी प्रणाली, जिसे समिति प्रणाली भी कहा जाता है। जैसा कि आपको विदित है, भारत में शासकीय या प्रशासकीय कार्यों को पूरा करने, उन्हें जांचने, उनमें संशोधन तथा अनुशासन करने इत्यादि कार्यों के लिए विभिन्न विषयों विशेषज्ञों की कमेटी बनाने की प्रणाली ब्रिटिश परंपरा का ही परिणाम है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों, मंत्रिमंडलों, मंत्रालयों
कार्यालयों तथा संगठनों में आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी स्थायी या अस्थायी समितियां गठित की जाती हैं। ये भी भारतीय प्रशासन को ब्रिटेन की देन रही है, क्योंकि ब्रिटेन में भी विभिन्न प्रकार की शासकीय और प्रशासकीय कार्यों को पूरा करने के लिए समितियां बनाई जाती थी, विभिन्न कमेटियों का गठन किया जाता था। और आज भी संसद में, राज्य विधानमंडलों में, विभिन्न कार्यालयों में, विभिन्न संगठनों में आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार की कमेटियों का गठन किया जाता है जो प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती है। तो समिति प्रणाली या कमेटी सिस्टम भी ब्रिटिश प्रभाव की देन है भारतीय प्रशासन पर। अगला है प्रशासकीय अनामता तथा गोपनीयता। इसका तात्पर्य होता है कि लोक प्रशासन में निष्पादित या संपादित होने वाला कोई भी कर्मचारी या अधिकारी का निजी कार्य नहीं बल्कि सरकार का कार्य होता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि वर्तमान प्रशासन में कोई भी सरकारी कर्मचारी होता है, उसका कोई निजी हित या निजी कार्य नहीं होता, बल्कि वह समस्त कार्य सरकारी की हैसियत से करता है। इसलिए सरकार का ये कार्य होता है और अनामता का सिद्धांत प्रचलित है। लोक सेवक न तो सरकारी संपत्ति को अपना समझते हैं और न ही पद से अधिक स्वयं के नाम को महत्व दे सकते हैं। इसलिए जो भी कर्मचारी है वो प्रशासन के प्रति पूरा वफादार होता है और अपने निजी स्वार्थों को परे रखते हुए समस्त कार्यों को सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की हैसियत से संपादित करता है। वो प्रशासनिक अनामता का सिद्धांत कहलाता है। इसी प्रकार सीक्रेसी या गोपनीयता का भी भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो ब्रिटिश शासन की ही देन है। सन 1923 में निर्मित शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अंतर्गत सरकारी सूचनाएं तथा तथ्य आम जनता के बीच उजागर नहीं किए जा सकते थे। अर्थात गोपनीयता का तात्पर्य होता है कि किसी भी प्रकार की सरकारी सूचनाओं और तथ्यों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से प्रशासनिक गोपनीयता में कमी आना स्वाभाविक है। जैसा कि आपको विदित है, 2005 में सूचना के अधिकार के तहत अब भारत के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि वह किसी भी प्रकार की सूचना को मांग सकता है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से ये प्रावधान कर दिया गया है। तो गोपनीयता और प्रशासनिक अनामता का सिद्धांत भी ब्रिटिश शासन की देन रही है, जिसका भारतीय प्रशासन पर बहुत अधिक प्रभाव है। इससे आगे है 7वां जिला प्रशासन। सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स ने सन 1772 में बंगाल में कलेक्टर संग्रह करने वाला पद सृजित किया, जिसे सन 1773 में समाप्त कर सन 1781 में पुनर्जीवित किया। यानी सर्वप्रथम कलेक्टर का पद 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा सृजित किया गया, जिसे 73 में समाप्त कर 1781 में पुनर्जीवित किया। सन 1787 में राजस्व एकत्रणकर्ता कलेक्टर को दंडनायक शक्तियां भी प्रदान कर दी गई। धीरे धीरे जिला कलेक्टर का पद भारतीय लोक प्रशासन में महत्वपूर्ण हो गया। केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी महत्वपूर्ण या जनोपयोगी विभागों के कार्यालय जिला स्तर पर कार्यरत हैं, जो न केवल विकेंद्रित प्रशासन के पर्याय हैं, बल्कि
प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन की मूलभूत व्यवहारिक इकाइयाँ भी है। तो जिला प्रशासन, जिसका मुखिया प्रशासनिक दृष्टि से जिला प्रमुख होता है, वो भी भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश शासन की देन रही है, क्योंकि सर्वप्रथम ब्रिटिश शासक वारेन हेस्टिंग्स द्वारा ही कलेक्टर के पद को सृजित किया था, जिसका मुख्य काम है राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी, जो वर्तमान में भी जिला कलेक्टर के नाम से पद सृजित है और वहीं से ये परंपरा भारतीय प्रशासन में चली आ रही है। इसलिए जिला प्रशासन भी भारतीय प्रशासन को ब्रिटेन की देन रही है। इसके बाद है पुलिस प्रशासन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, किसी भी शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए या कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन का होना आवश्यक है, क्योंकि जिला कलेक्टर के पास पावर्स होती हैं और उन पावर्स को शक्ति की दृष्टि से लागू करने का काम पुलिस प्रशासन का होता है। इसलिए जिला प्रशासन के सहयोग के लिए भारत में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी की गई है, वो भी भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश शासन की देन है। अंग्रेज़ों द्वारा भारत पर शासन के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, भारत में राजस्व एवं कच्चा माल संग्रहित कर इंग्लैंड या ब्रिटेन भेजना, तथा दूसरा, भारत पर शासन करने के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखना। अतः 1808 में पुलिस अधीक्षक का पद सृजित किया गया। सन 1860 के पुलिस आयोग की अनुशंसा पर पुलिस अधिनियम 1861 पारित हुआ। सेना एवं पुलिस के कार्यों को अलग अलग करते हुए पुलिस अधीक्षक को जिला कलेक्टर के अधीन पदस्थापित कर पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी का उच्च पद सृजित किया गया। वर्तमान में पुलिस तंत्र, कार्यप्रणाली, संगठनात्मक व्यवस्था इसी अधिनियम पर आधारित है। तो पुलिस प्रशासन भी ब्रिटिश प्रशासन की देन है भारतीय प्रशासन को। इसके बाद है राजस्व प्रशासन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। सन 1786 में सर्वप्रथम बंगाल में राजस्व मंडल की स्थापना हुई, जो वर्तमान में वैधानिक एवं स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्यरत है, जिसका प्रमुख कार्य सरकार द्वारा आरोपित राजस्व कर को संग्रहित कर राजस्व प्रशासन को संचालित करना है। जिला कलेक्टर, तहसीलदार कानूनगो, पटवारी के माध्यम से भू राजस्व एकत्रण तथा भूमि कानूनों को क्रियान्वयन किया जाता है। तो राजस्व प्रशासन जो भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण कड़ी होती है, वो भी भारत देश में ब्रिटिश शासन की ही देन रहा है। नेक्स्ट है वित्तीय प्रशासन। इसके अंतर्गत आय तथा व्यय के वार्षिक लेखे जोखों को बजट कहा जाता है। भारत में बजट या वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक निश्चित की गई है। बजट निर्माण की प्रक्रिया, सरकारी लेखों का संधारण, बजट की स्वीकृति तथा निष्पादन एवं अंकेक्षण की प्रक्रियाएं ब्रिटिश परंपराओं पर आधारित है। जैसा कि आपको विदित है, भारत में वित्तीय वर्ष की गणना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जाती है और बजट निर्माण, सरकारी लेखों का संधारण, बजट की स्वीकृति तथा निष्पादन एवं अंकेक्षण की प्रक्रियाएं भी ब्रिटिश परंपराओं पर ही आधारित है। ब्रिटिश शासन के समय से ही भारत में वित्तीय संसाधनों का केंद्रीकरण रहा है। सन 1833
के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को प्रांतों की लोक सेवाओं के पदों, वेतन, भत्ते इत्यादि की स्वीकृति के लिए अधिकृत किया गया था। साथ ही प्रांतों द्वारा एकत्र राजस्व भी संघ सरकार की निधि होता था। लॉर्ड मेयो द्वारा सन 1870 में जेल, पुलिस, चिकित्सा, सड़क तथा पंजीकरण इत्यादि कार्यों हेतु प्रांतों को उनके द्वारा एकत्रित राजस्व को उपयोग में लाने तथा केंद्रीय अनुदान देने की व्यवस्था शुरू की गई थी। इसी प्रकार सन 1877 में स्ट्रेच योजना के अंतर्गत भूमि कर, चुंगी, स्टाम्प तथा स्टेशनरी इत्यादि प्रांतों के पूर्ण अधिकार में हो गई थी। सन 1882 में समस्त राजस्व केंद्रीय, प्रांतीय तथा विभाजित 3 विभागों में विभक्त किया गया। कालांतर में सन 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्राप्त हुई। सन 1919 में राष्ट्रीय स्तर पर ऑडिटर जनरल तथा प्रांतों में अकाउंटेंट जनरल पद स्वीकृत किए ताकि वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखा जा सके। तो स्थानीय वित्तीय प्रशासन भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश प्रभाव की देन है। नेक्स्ट है स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इस संदर्भ में भारत में संघीय तथा प्रांतीय शासन व्यवस्था के अतिरिक्त स्थानीय स्वशासन अर्थात नगरपालिकाओं तथा ग्राम पंचायतों द्वारा शासन संचालित करने का जो प्रावधान है, स्थानीय शासन की महत्ता को समझते हुए ब्रिटिश शासकों ने सन 1864 में मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों में पंचायतों को न्याय पंचायत का वैधानिक अधिकार प्रदान किया। यानी 1864 में मुंबई और मद्रास में न्याय पंचायतों को वैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। सन 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा स्थानीय संस्थाओं को वित्तीय स्वायत्तता देने का प्रस्ताव स्वीकृत